हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, जय हिंद। आज जो हम पढ़ेंगे वो इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति से संबंधित जितनी भी जानकारी है सभी को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इसके स्वरूप के बारे में, ठीक है, कि इसका स्वरूप कैसा था, क्रांति कहें या फिर विद्रोह कहें। तो देखो यहाँ क्या होता है कि कुछ इंग्लिश इतिहासकारों का कहना है कि जो 1857 की क्रांति थी दरअसल वो एक विद्रोह की क्रांति थी, जैसे डिज़रायली हो गए। तो इनके कहने का मतलब ये था कि हिंदू मुस्लिम द्वारा रचा गया एक षड्यंत्र था सीधे तौर पर। लेकिन वहीं जो भारतीय इतिहासकारों की अगर हम बात करें तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा है और प्रत्यक्ष रूप से कहा है। जैसे वी.डी. सरवाकर की बात करते हैं तो उन्होंने कहा था कि 1857 का जो क्रांति है वो स्वतंत्रता संग्राम की पहली क्रांति है और यहीं से आगाज होता है भारत देश की आज़ादी के लिए, ठीक है। तो ये स्वरूप को लेकर के अभी विवाद है कि क्रांति है या फिर विद्रोह है। अब बात करते हैं आगाज कब हुआ। तो आगाज होता है इसका 10 मई 1857 को, ठीक है। अब इसके कारण के बारे में चर्चा करते हैं कि कौन कौन से कारण हैं। 1857 की क्रांति पे हम किसी एक कारण को नहीं गिन सकते, यहाँ पर कई सारे कारण हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीतिक कारण के बारे में। अब यहाँ राजनीतिक कारण क्या होता है कि 1857 से पहले, यानी जो उसके पहले जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका नाम क्या था, उसका नाम था डलहौजी। और डलहौजी का जो टाइम पीरियड था वो 1848 से लेकर के 1856 तक था। और इसका मेन मोटिव ये था कि हम जितनी जल्दी हो सके उसमें भारत में ब्रिटिश सत्ता को स्थापित करें। तो इसकी एक नीति आती है जिसे क्या कहा जाता है, हड़प नीति, है ना, हड़प नीति। अब ये हड़प नीति है क्या, इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे भारत में कई सारे स्टेट होते थे, उन स्टेट में अगर कोई योग्य शासक की मृत्यु किसी कारणवश हो जाती है और अगर उसकी कोई संतान नहीं है तो उस राज्य को ये अपने अधीन कर लिया करते थे, ठीक है। जैसे बहुत सारे राज्य हैं, जैसे सबसे पहले नाम आता है सतारा का, झांसी का, है ना, संभलपुर हो गया, नागपुर हो गया। तो ये सारे राज्य जो थे वो ब्रिटिश ने अपने केंद्र में, अपने कंट्रोल में ले लिया था इन सभी राज्यों को, ठीक है। तो ये भी सबसे बड़ा मेन फैक्टर था। और दूसरा, उस समय जो अवध था वो बहुत शक्तिशाली था, है ना। अवध के नवाब को ये हटाकर स्वयं जो उस समय के जो अवध के नवाब थे जिनका नाम था बाजिद अली शाह, तो बाजिद अली शाह को हटा करके इस अवध को ये दिल्ली पर का अधिकार कर लेते हैं, यानी मिला लेते हैं। इसका मेन कारण ये था कि बाजिद अली शाह जो वहाँ का गवर्नर था उस पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आपने कुशासन के बलबूते पर यहाँ पर शासन किया है, ठीक है। एक मिनट, ओके। अब यहाँ बात करते हैं किसके बारे में, हाँ, तो ये अवध का हो गया। बाजिद अली शाह को इन्होंने हटा दिया सीधे तौर पर और इस अवध को अपने दिल्ली पर स्थापित कर लिया, यानी अपने कंट्रोल में ले लिया, जैसे इन्होंने अन्य राज्यों को कंट्रोल में लिया। अब यहाँ क्या होता है कि लोगों और वहाँ की जो पारिवारिक कंडीशन थी राजाओं की, जैसे कि जो फैमिली वगैरह थी और जमींदारों के ऊपर उनके मन में अंग्रेज़ों के प्रति बुरी भावना आ गई, क्योंकि अंग्रेज धीरे धीरे बहुत ज़्यादा लोगों को सताने लगे थे। तो कहीं ना कहीं ये भी राजनीतिक कारण सबसे बड़ा मेन फैक्टर हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण था धार्मिक कारण, है ना, आर्थिक कारण। अब आर्थिक कारण क्या कह सकते हैं कि देखो, जिस समय जो 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है उसके पहले चरण में ही धीरे धीरे जो सूखे की स्थिति होने लगती है और सूखे के कारण जो किसान है वो पर्याप्त मात्रा में कर को अंग्रेज को नहीं दे पाते हैं, जो भी कर वगैरह है वो भुगतान नहीं कर पाते, जिसके कारण अंग्रेजों ने भारी टैक्स लगा दिया। अब जब टैक्स लगा दिया तो कृषक नाराज हो गए, क्योंकि उनके ऊपर कोई चारा ही नहीं रह गया, क्योंकि जो भी टैक्स का साधन था वो सब डिपेंड था बारिश के ऊपर, क्योंकि अगर अच्छी खासी बारिश होगी तो जाहिर सी बात है कि खेत और उनके जो फार्मिंग्स वगैरह होंगे, एग्रीकल्चर होंगे, वो प्रोड्यूस करेंगे, यानी बहुत अधिक पैदावार होगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कृषकों ने भी यही परिणाम निकलता है कि कृषकों ने भी बढ़ चढ़ के 1857 की क्रांति में भाग लिया था,
ठीक है। अब बात करते हैं धार्मिक कारण के बारे में। देखो धार्मिक कारण क्या था, उस समय के जो रूढ़िवादी लोग थे, यानी भारत में उस समय कौन थे, ज़्यादातर रूढ़िवादी थे। अब रूढ़िवादी लोगों की जो विचारधारा ऐसी थी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, है ना, और विधवा पुनर्विवाह, ये सब चलता था। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद धीरे धीरे सती प्रथा, बाल विवाह, है ना, विधवा पुनर्विवाह सीधे तौर पर सब कुछ को खत्म कर दिया गया। तो इन रूढ़िवादी लोगों को लगने लगा कि अंग्रेजों ने इनके जो परंपरा है, इनके रीति रिवाजों पर सीधे तौर पर हस्तक्षेप किया है, जिसके कारण कहीं ना कहीं ये परिणाम निकलता है कि इन्होंने ही विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाई। ठीक है। अब बात करते हैं सैनिक कारण के बारे में। सबसे बड़ा फैक्टर है 1857 की क्रांति का सैनिक कारण। अब यहाँ सैनिक कारण कैसे, देखो क्या होता है कि बात थी 1857 के पहले दिसंबर 1856 में, हाँ, दिसंबर 1856 में, हाँ, अंग्रेजों द्वारा एक नई राइफल लाई जाती है जिसका नाम था इनफील्ड। इनफील्ड से पहले जो है वो ब्राउन ब्रश नाम का एक राइफल को यूज़ किया जाता था। अब उसको हटा करके इनफील्ड राइफल को सीधे तौर पर भारतीय सैनिकों में शामिल कर दिया जाता है। अब ये इनफील्ड राइफल जो है, इसमें क्या होता था कि जो इसका टॉप लेवल होता है ना, उस टॉप लेवल में जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको दांत से निकालना पड़ता था। ठीक है। अब यहाँ कहीं ना कहीं जो भारतीय सैनिकों के मन में ये भावना होने लगी अब कि इनके प्रति जो है, इनके जो धार्मिक है वहाँ सीधे तौर पर आघात हो रहा। आघात ऐसे होता है कि जब 1857 की क्रांति में बैरकपुर में मंगल पांडे द्वारा इस चर्बी वाले कारतूस को निकालने से मना कर दिया जाता है, क्योंकि अंग्रेजों को कहीं ना कहीं लगता था कि हम इनके धार्मिक भावना पर अगर हम ठेस पहुंचाएंगे तो ये हमारी विस्तार को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाएगी। और जाहिर सी बात है, लोगों को लगता था, भारतीय लोगों को, कि अंग्रेज जो है वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से हमारी जो धार्मिक भावना है उसको ठेस पहुंचा रही है। तो ये भी सबसे बड़ा मेन फैक्टर था। और तत्कालिक कारण ये था कि वहाँ पर डलहौजी के टाइम पीरियड में धीरे धीरे जो विद्रोह है बढ़ने लगा था, यानी लोगों पर अत्याचार होने लगे थे। और सैनिक विद्रोह में भी एक चीज़ और कॉमन चीज़ है कि देखो रेशियो था 5:1 का। 5:1 का मतलब ये था कि हर 5 भारतीय सैनिक में एक अंग्रेज सैनिक होता था। रेशियो तो ठीक था, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव होता था, उनकी भावना को आहत की जाती थी और उनको समुद्र पार भेजा जाता था, जो कि वास्तविकता में वो जाना नहीं चाहते थे। ठीक है। तो ये प्रमुख कारण थे। अब हम बात करते हैं आरंभिक स्थिति के बारे में। आरंभिक स्थिति, इसकी शुरुआत हुई कैसे। ठीक है। देखो 1857 से पहले दिसंबर 1856 में, जैसे मैंने बताया कि चर्बी वाले कारतूस को लाया जाता है, यानी ब्राउन ब्रश जो राइफल थी उसकी जगह इनफील्ड राइफल का यूज़ किया जाएगा। और इनफील्ड राइफल का जो पहला ट्रायल है वो 3 स्टेट में किया जाता है। कहाँ कहाँ किया जाता है, सियालकोट में, है ना, अम्बाला में और डमडम में। और डमडम है कहाँ, ये डमडम है पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ सबसे पहले डमडम में सैनिकों को ये लगने लगा और यह अफवाह फैलने लगी कि जो नई राइफल आई है उसमें चर्बी वाले कारतूस का यूज़ किया जाता है, यानी गाय और सुअर की चर्बी यूज़ की जाती है। और ये अफवाह धीरे धीरे फैलती गई और बड़े व्यापक पैमाने फैल गई और बाद में सही साबित हुई। और ये जो चर्बी वाले कारतूस की बात है सबसे पहले पता चली डमडम, जो कि पश्चिम बंगाल। डमडम से आगे बढ़ी बहरामपुर और बहरामपुर से 10 मई 1857 को ये बात पहुंच गई कहाँ, बैरकपुर छावनी में। और बैरकपुर छावनी के 34वीं इन्फेंट्री के जो सैनिक थे जिनका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस को निकालने से मना कर दिया और एडुजेंट नाम के एक अंग्रेज अधिकारी की मृत्यु कर दी, यानी उनको मार दिया, जिसके कारण 8 अप्रैल 1857 को इनको
फांसी दे दी जाती है और यहीं से 1857 का विद्रोह ज्वालामुखी के लावा की तरह धीरे धीरे बाहर निकलने लगा और कई जगहों में फैल गया, जैसे झांसी, सतारा, नागपुर, है ना, कानपुर, इवन कालपी, बिहार, असम, कई जगहों में लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और विद्रोह होना प्रारंभ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं विस्तार के बारे में। देखो, विस्तार ऐसे हुआ जैसे हम समझते हैं कि ये जो है ये पूरा का पूरा भारत, ठीक है, ये भारत है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल का ये पार्ट आता है जिसका नाम है डमडम। डमडम से ये बात पता चलती है कि चर्री वाले कारतूस का यूज हो रहा है। डमडम से ये बात आगे बढ़ती है और चली जाती है बहरामपुर में, हाँ? और बहरामपुर से आगे ये चली जाती है बैरकपुर छावनी में, और बैरकपुर से धीरे धीरे झांसी, झांसी से ग्वालियर, ग्वालियर से जोधपुर, जोधपुर से बिहार, बिहार से असम। तो ये पूरे के पूरे पार्ट को कवर कर जाती है, यानी बहुत बड़े पैमाने पर 1857 का विद्रोह होता है। ठीक है, ये हो गए विस्तार के बारे में। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे तथ्य के बारे में अगर हम बात करें जो कि एग्जाम के नज़रिए से इम्पोर्टेंट है, तो सबसे पहली बात आप देख सकते होंगे कि उस समय का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, पामस्ट्रॉन थे। ठीक है, चिन्ह क्या था, कमल और रोटी। विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था, तो वो था कैंपेबेल। और शुरुआत कहाँ हुई, बैरकपुर, मेरठ। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हमारा यहीं पर एंड होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि 1857 की क्रांति में कहाँ किसने पार्टिसिपेट किया और उसका दमन किसने किया। तो सबसे पहले दिल्ली की बात करते हैं। जैसे ही बैरकपुर छावनी से विद्रोह होता है, कब, 10 मई 1857 को जब विद्रोह होता है, तो बैरकपुर छावनी से ये कुछ सैनिक रुख करते हैं कहाँ, दिल्ली की ओर, और दिल्ली में पहुंच जाते हैं 11 मई को। 11 मई को दिल्ली पहुंच जाते हैं और 12 मई को ये दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं और अपना नेता घोषित कर देते हैं, किसको, बहादुर शाह जफर को। लेकिन बात ये आती कि बहादुर शाह जफर बुजुर्ग थे, तो उनकी जगह उनके जो सेनापति हैं वक्त खां को नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, और बहादुर शाह जफर यहाँ नेता हो जाते हैं। दमनकर्ता कौन है, निकलसन और हडसन। दो लोगों ने यहाँ अंग्रेजों का मोर्चा संभाला जिसका नाम था निकलसन और हडसन। और बहादुर शाह मुगल सेना के अंतिम शासक थे, है ना। और ब्रिटिश द्वारा जब इनको पकड़ लिया जाता है तो इनको रंगून भेज दिया जाता है, जहाँ 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर। अब बात करते हैं लखनऊ के बारे में, है ना। लखनऊ से लीड करती हैं कौन, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल स्वयं हाथी में बैठकर लोगों को मोटिवेट करती हैं कि आप अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करो। ठीक है, और यहाँ पर दमनकर्ता कौन है, कैंपेबेल, है ना। बाद में फिर बेगम हजरत महल जो है आत्मसमर्पण नहीं करती हैं और चली जाती हैं नेपाल। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं इलाहाबाद और प्रयागराज की। तो यहाँ से नेता जौन थे, नेतृत्वकर्ता कौन है, लियाकत अली, और दमनकर्ता कौन है, जनरल नील। ठीक है, अब यहाँ पर झांसी की अगर हम बात करें तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, है ना। और यहाँ पर दमनकर्ता ह्यूरोस। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में डिटेल्स में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था 1835 में 19 नवंबर को हुआ था, है ना। कहाँ हुआ था, गोलघर। और गोलघर कहाँ है, वाराणसी में, जिसे हम काशी के नाम से जानते हैं, है ना। और इनका जो विवाह हुआ था वो मात्र 14 वर्ष की आयु में 1853 में गंगाधर राव के साथ हुआ था। और 1857 की क्रांति के समय जनरल ह्यूरोस से लड़ते हुए इनकी जो देहांत हो जाती है वो 17 जून 1858 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब असम की अगर हम बात करें तो असम से यहाँ पर नेतृत्वकर्ता कौन, मनीराम दत्त। ठीक है, फिर उसके बाद ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई थी और तात्या टोपे थे। तात्या टोपे की अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था महाराष्ट्र में, है ना। और ये सेनापति थे, किसके सेनापति थे, धोतू पंत नाना साहब के।
है ना। और ये जो लीड करती हैं ग्वालियर से, और तात्या टोपे के जो उनको दोस्त होते हैं मान सिंह के कारण, मान सिंह के विश्वासघात के कारण पावड़ौन के जंगल से यानी शिवपुरी से इनको पकड़ लिया जाता है और इनका फांसी दे दी जाती है। कब? 18 अप्रैल 1859 में शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी दे दी जाती है। ठीक है। अब यहाँ कानपुर की बात करते हैं, तो कानपुर से लीड कौन करता है? नाना साहब। एक्चुअली में जो नाना साहब थे वो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। ठीक है, इनको धोतुपंत भी कहा जाता है। और यहाँ कानपुर से कैंपेबल ही दमन करता है। और जोधपुर से कौन से? कुशल सिंह थे। बरेली से खान बहादुर खान, और बिहार से थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने बहुत ज़्यादा विद्रोह किया, अंग्रेजों को परेशान किया, और ये जगदीशपुर को अपनी राजधानी बनाते हैं। वहीं से 1857 में विद्रोह का संचालन करते हैं। अब एक और व्यक्ति का नाम आता है, आपने पढ़ा होगा, जो कि फैजाबाद से, है ना, फैजाबाद से लीड करते हैं, जिनका नाम क्या था? मौलवी अहमदुल्ला खान। मौलवी अहमदुल्ला खान के बारे में कहा जाता है कि अंग्रेजों के सबसे बड़े कट्टर दुश्मन थे। उसका कारण ये था कि मौलवी अहमदुल्ला खान सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से कहते थे कि लोगों, ये जो काफिर अंग्रेज है, इनको खदेड़ो और बाहर निकाल दो। और अंग्रेजों ने इनको पकड़वाने के लिए 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा था। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि कहाँ और किस क्षेत्र से कौन कौन लोगों ने नेतृत्व किया। तो आज के इस पाठ में इतना ही। कल हम जानेंगे इसके परिणाम के बारे में, इसके असफलता के कारण के बारे में, किसने क्या कहा, और कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, सभी को कवर करेंगे। तो आज के इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं दूसरे पार्ट में।